This video lecture is about Instrument of Monetary Policy in India, presented by me, अभिषेक चित्रांश। इस वीडियो लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम आरबीआई का है, जो 2016 के बाद से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सौंप दिया गया। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में काम आते हैं, उनको आज हमको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू देखना है। ये कुछ एक मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने वाले 4-5 लाइन हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आरबीआई का मेन मोटिव होता है कि वो सिर्फ मनी सप्लाई के अमाउंट को रेगुलेट करना चाह रहा है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। जब भी मनी सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास करेगी आरबीआई अपने पॉलिसी के थ्रू, तो हम कहेंगे ये पॉलिसी एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है या इजी मनी पॉलिसी है। वहीं जब वो मनी सप्लाई को कम करने का एफर्ट करेगी आरबीआई, तो हम कहेंगे ये एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है या डियर मनी पॉलिसी है। दूसरी ओर क्वालिटेटिव मेजर्स में आरबीआई का पर्पस मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है, साथ साथ में उसके पर्पस को डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही ये लोन सैंक्शन किया जाए, अदर पर्पस के लिए नहीं। तो जहाँ पर लोन की या मनी सप्लाई की क्वांटिटी के साथ साथ में उसका पर्पस भी डिफाइन किया जाता है आरबीआई के थ्रू, वो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। और जहाँ पर सिर्फ लोन का अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि टोटल कितना मनी सप्लाई बढ़ाना है या कम करना है, वो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। एग्जाम्पल्स इसमें मेंशन किए गए हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर्स में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सेकंड है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जिसके अंतर्गत कैश रिजर्व रेशियो CRR और स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR देखते हैं। थर्ड है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF जिसके अंदर आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ है बैंक रेट। इसी तरीके से क्वालिटेटिव मेजर्स के एग्जांपल, फर्स्ट है क्रेडिट राशनिंग, सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट, थर्ड है मोरल सुएसन, फोर्थ मीडिया प्रेशर और फिफ्थ डायरेक्ट एक्शन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम क्वालिटेटिव मेजर्स को पर एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट आपने लिखा है क्रेडिट राशनिंग। इसका एग्जांपल क्या है? PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसमें गवर्नमेंट उस लोन के जो लोन डिसबर्स करता है बैंक पूरे एक साल में, तो एक साल में जो भी लोन सैंक्शन करता है एक बैंक, उसका कितना प्रपोर्शन कम से कम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में दिया जाना है, ये आरबीआई के थ्रू डिसाइड किया जाना कहलाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या क्रेडिट राशनिंग। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जहाँ पर एक ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है नेट एडजस्टेड क्रेडिट, तो ये टोटल लोन है किसी एक बैंक के द्वारा जो दिया गया पूरे एक साल में, उसका गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया गया कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर मानेंगे, और उसमें 40% गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। अब उसको फॉलो करवाने का काम किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई इस बात को इंश्योर करेगा कि हर बैंक अपने टोटल लेंडिंग का जितना लोन वो एक साल में प्रोवाइड करे, उसका कम से कम 40% वो ऐसे सेक्टर को दे जिसको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन किया है। साइड में एक लिस्ट दी हुई है जो लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है, जिसको लास्टली अपडेट किया गया था दिसंबर 28, 2018 में। इसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी ETC ये सब आते हैं। तो जितना लोन एक बैंक पूरे एक साल में डिसवर्स करेगा, एक साल में देगा, उस अमाउंट का कम से कम 40% इन प्रायोरिटी सेक्टर में ही दिया जाना चाहिए, और उसमें से भी 18% ऑफ टोटल लोन किसको देना है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को। इट मीन्स अगर आप पूरे लोन के अमाउंट को 100% मान लें,
हम उसको कंसिडर करते हैं 100 रुपीज़। तो एक बैंक ने 100 रुपीज़ का लोन सैंक्शन किया तो उसको कम से कम 40 रुपीज़ का लोन उन सेक्टर्स को देना है जो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर के तरीके से डिफाइन किए हैं। तो वो 40 रुपीज़ उस सेक्टर में दिया जाना है और उसमें से 18 रुपीज़ किसको देना है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पे। तो बच कितना गया, 22 रुपीज़ प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। उसमें से भी 7.5%, 7.5% MSME सेक्टर को देना है। तो 18 + 7.5 इज इक्वल 25.5, इतना तो एलोकेट कर दिया गया एग्रीकल्चर और MSME मिलाकर। बचा हुआ जो अमाउंट है 14.5%, उसमें से बाकी सेक्टर को डिसबर्स करना है जो प्रायोरिटी सेक्टर के पार्ट है। इस 40% के अलावा लोन वो बैंक के थ्रू किसी को भी दिया जा सकता है, प्राइवेट कंपनी को, इंडिविजुअल को, कहीं भी, लेकिन इतना 40% कंपल्सन है कि उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में। इसको कहते हैं क्रेडिट राशनिंग। तो RBI ने ये फॉलो अप करते करते ये इंश्योर किया कि किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, और इसीलिए आपने इस मेज़र को क्वालिटेटिव मेज़र के तरीके से डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जिस कमोडिटी के अगेंस्ट या जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन दिया जाना है उसके करंट के टोटल वैल्यू के कितने परसेंटेज छोड़ करके लोन देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक इंडिविजुअल ने 1 लाख रुपीज़ का गोल्ड गिरवी रखा बैंक में और बैंक ने उसमें 70% का मार्जिन डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब कि जब उसके अगेंस्ट वो लोन लेना चाह रहा है तो उसको 70% का अमाउंट लोन में सैंक्शन नहीं होगा, उसके वैल्यू का सिर्फ 30% सैंक्शन होगा। इसका मतलब उसको 30 रुपीज़ मिल जाएगा अगर वो 100 रुपीज़ सबमिट करता है तो। सॉरी, 1 लाख हमने एग्जांपल में कंसिडर किया था, तो उसको 30,000 रुपीज़ लोन में सैंक्शन हो जाएगा, रेस्ट अमाउंट उसका सैंक्शन नहीं होगा। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई कार परचेज़ कर रहा है, उस कार की वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है और RBI ने ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको 30% का मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो बैंक जो उसको फाइनेंस कर रहा होगा उस कमोडिटी के मॉनेटरी वैल्यू का 30% छोड़कर बाकी अमाउंट लोन में सैंक्शन करेगा। इसका मतलब वो 30% का अमाउंट उस इंडिविजुअल को अपने पास से कैश मैनेज करने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में बैंक ने उस 10 लाख रुपीज़ की कार में सिर्फ 7 लाख रुपीज़ फाइनेंस किया, 3 लाख रुपीज़ कस्टमर को खुद से मैनेज करना पड़ेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देने पर उस कमोडिटी जिसके लिए लोन लिया जा रहा है उसका कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि लोगों की लोन सैंक्शन कराने की टेंडेंसी कम होगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा करके RBI किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। ये आपने देखा, जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ में RBI पर्पस को भी रेगुलेट कर रहा है। तीसरा है मोरल सुएसन। मोरल सुएसन एक नैतिक दबाव बनाना। तो बार बार बोल करके RBI बैंक्स के ऊपर एक नैतिक दबाव बना सकता है कि बैंक्स को उनकी RBI की बातें माननी चाहिए। ये मोरल सुएसन है। मीडिया प्रेशर, अपनी बात बैंक तक पहुंचाने के लिए या पब्लिक प्लेटफॉर्म का यूज़ करना मीडिया के थ्रू। RBI अगर डिफेम करता है किसी बैंक को कि कोई एक्स बैंक है जो RBI की बात नहीं मान रहा है, इस तरीके से उस बैंक के ऊपर एक मीडिया प्रेशर क्रिएट होगा और वो उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी क्रेडिट जो है मार्केट में वो कम होगी और उसका एक डिफेम हो रहा होगा और जो उसके बिजनेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट है लास्ट, डायरेक्ट एक्शन। इन सब के बाद भी अगर बात ना बने तो लास्ट में RBI के पास ये ऑप्शन है कि डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हाई कर सकता है कि अब जब RBI से वो बैंक लोन ले तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिले। वो उसके लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है बैंकिंग ऑपरेशन के। तो इस तरीके से ये कुछ हैं जिनको आपने क्वालिटेटिव मेजर्स के अंतर्गत डिस्कस किया। आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में कौन कौन से मेजर आप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये RBI
गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर ये ऑपरेट करता है। करंट में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, अप्रैल 2020 के मंथ में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई का पर्पस सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करके वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का एफर्ट करेगा। कैसे, आप इस डायग्राम में देखें तो एक तरफ आरबीआई बना हुआ है, दूसरी तरफ बैंक। आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है बैंक को, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कुछ नहीं, बस एक पेपर है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो इस पेपर को अपने पास रखेगा उसको मैच्योरिटी के बाद इतना अमाउंट कैश में दिया जाएगा, एक प्रॉमिसरी नोट है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई इशू करेगा, बैंक उसको परचेज करने के लिए अपने पास रखा हुआ कैश आरबीआई को पे करेंगे। इससे होगा ये कि जो बैंक के पास रखा हुआ कैश है उसका कुछ अमाउंट कहाँ आ जाएगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास आने के बाद बैंक के पास उतना अमाउंट कम हो जाएगा जितना उसने आरबीआई को पे किया है कैश में। तो अब वो मार्केट में उतना लोन इशू नहीं कर पाएगा, और अगर मार्केट में उस मनी को इशू नहीं कर पा रहा है तो मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो जितना अधिक आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा बैंक्स को, बैंक का उतना अधिक कैश आरबीआई के पास आता चला जाएगा और मार्केट में मनी सप्लाई उतनी ही कम हो जाएगी। इसका रिवर्स देखें तो जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि उसको मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो वो मैच्योरिटी पीरियड के पहले ही बैंक से उनके गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई बैक करना स्टार्ट कर देता है। तो आप इस डायग्राम में देखें तो जब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रिटर्न कर देंगे आरबीआई को, तो आरबीआई उसके बदले में उनको मैच्योरिटी का अमाउंट देगा जितना उसने प्रॉमिस किया था पे करने के लिए। तो इनके पास, बैंक के पास कैश आ जाएगा और ये कैश को ये डिसबर्स कर देंगे या लोन में सैंक्शन कर देंगे, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन या ओएमओ आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, और इसके थ्रू वो मनी सप्लाई को मार्केट में रेगुलेट कर सकता है। किस तरीके से रेगुलेट करेगा ये हमने इस दो डायग्राम के थ्रू समझ लिया। नेक्स्ट है मार्केट और आरबीआई और बीच में बैंक, इन सब के बीच में किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि आरबीआई जितना अधिक कैश सप्लाई कर देगा बैंक्स को, बैंक उतना ही अधिक कैश को लोन के तरीके से सप्लाई कर देंगे मार्केट में कंज्यूमर की ओर। इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। रिवर्स सिचुएशन में आरबीआई जितना ही बैंक से कैश अपने पास मंगवाएगा, चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके ही क्यों ना हो, उतना ही अधिक बैंक लोगों से डिपॉजिट अपने पास कंटेन करके रखेंगे और लोन देना अवॉइड करेंगे। एज अ रिजल्ट मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट समझें सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये एक अमाउंट है किसी बैंक के पास एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो एक बैंक के पास टोटल कितना पैसा आके जमा हुआ, जितना उसके पास डिपॉजिट आया है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, इसका मतलब करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, चाहे वो टाइम लायबिलिटी हो, इसका मतलब फिक्स डिपॉजिट के तरीके से, जितना भी पैसा आकर जमा हुआ वो उसका टोटल एनडीटीएल बनाएगा। उस एनडीटीएल का एक डेफिनिट प्रपोर्शन उसको हर समय आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है इन कैश में, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देखें तो बैंक का टोटल एनडीटीएल आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर में। उस स्क्वायर को का एक छोटा सा पार्ट आपने सीआरआर के तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो हर समय आरबीआई के पास रखना कंपल्सन है उस बैंक को। बचा हुआ अमाउंट जो है वो बैंक का फ्री कैपिटल है, जिसको वो लोन में सैंक्शन कर सकता है। इट मीन्स कि अगर आरबीआई इस सीआरआर के प्रोपोर्शन को जितना ही अधिक बढ़ा देगी, उस बैंक के पास उसका फ्री कैपिटल का अमाउंट उतना ही कम हो जाएगा, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई उतनी ही रिड्यूस हो जाएगी। इसका अपोजिट देखें तो आरबीआई सीआरआर का अमाउंट जितना ही कम कर देगी, उस बैंक का फ्री कैपिटल का अमाउंट उतना ही बढ़ जाएगा। एज अ रिज़ल्ट वो मार्केट में अधिक लोन सैंक्शन कर सकेगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई ने सीआरआर को कम किया है, और जो बहुत समय से 4% पर रुका हुआ था उसको कम करके 3% पर कर दिया। तो जाहिर सी बात है इससे उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि आरबीआई क्या चाह रहा है, मार्केट में मनी को पंप करना, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना। इसलिए एक ऐसी पॉलिसी है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी।
नेक्स्ट टर्म है SLR, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। इसमें किसी बैंक के पास टोटल कितना NDTL है, उस NDTL का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन उसको हर समय अपने पास लिक्विड में रखना होता है। लिक्विड का मतलब कि वो ईजिली कन्वर्टेबल हो कैश में। तो कैश तो हाईली लिक्विड है क्योंकि वो खुद ही कैश है। उसके अलावा गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन RBI कभी नहीं कहता बैंक से कि आप गोल्ड एज अ ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि इससे मार्केट में एक ह्यूज डिमांड क्रिएट होगी गोल्ड की, जिसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। और क्योंकि हम गोल्ड के इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हमारा इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो मोस्टली RBI बैंक को यही इंडिकेट करता है कि आप अपना SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेंटेन करें, जितना कम पड़ जा रहा है उसको आप कैश में मेंटेन कर सकते हैं। तो CRR और SLR में डिफरेंस क्लियर रखना है कि CRR का अमाउंट बैंक को RBI के पास रखना पड़ रहा था और सिर्फ कैश में। वहीं SLR में एक डेफिनेट अमाउंट लिक्विड में रखना पड़ रहा है बैंक को अपने पास हर समय, और वो मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कैश में होगा। एज अ रिज़ल्ट जो वेरिएबल रिजर्व रेशियो है, मतलब CRR और SLR दोनों मिला करके, वो आपको एक साथ इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जिसमें CRR का एक प्रपोर्शन उसने RBI को दे दिया, SLR को अपने पास रख लिया। एज अ रिज़ल्ट उसका फ्री कैपिटल जो बच गया उसको वो लोन में सैंक्शन कर पा रहा है। SLR का प्रपोर्शन RBI जितना बढ़ा देगा उतना अधिक मनी बैंक के पास फ्रीज हो जाएगा, या तो कैश में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी होता है तो भी अल्टीमेटली वो कैश किसके पास चला गया, RBI के पास। इट मीन्स वो मार्केट में रिलीज़ नहीं हो पाया और मनी सप्लाई रेगुलेट हुई, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सका। प्रेजेंट टाइम में RBI ने SLR का प्रपोर्शन कम किया है और एट प्रेजेंट 18.25% पर है SLR। इसका साफ इंडिकेशन ये है कि RBI चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। नेक्स्ट है रेपो रेट, रीपरचेज ऑप्शन रेट। इसमें RBI और बैंक इन दोनों के बीच में किस तरीके से लोन का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो RBI से लोन रिसीव कौन कर रहा है, बैंक, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो शॉर्ट टर्म के लिए RBI से लोन रिसीव कर रहा है बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास रखी हुई थी उसको उसने गिरवी रखा RBI के पास, उसके अगेंस्ट उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन सैंक्शन किया गया। अब RBI चार्ज करेगा, जो ऊपर एरो आप देख सकते हैं, RBI चार्ज करेगा बैंक के ऊपर एक इंटरेस्ट रेट इस लोन के अमाउंट पर, जिसको आप कहेंगे रेपो रेट। और इस रेपो रेट से बैंक RBI को एक इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। इट मीन्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो RBI चार्ज करता है उन सभी लोन पर जो वो किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए देता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके आगे एक कनेक्शन इसमें और शो किया गया है कस्टमर के साथ में। तो जब RBI से कैश रिसीव करेगा बैंक, तो अपने पास रखने के लिए उसने कैश नहीं रिसीव किया, उसको लोन में सैंक्शन करने के लिए रिसीव किया। वो लोन के तरीके से प्रोवाइड कर देगा कस्टमर को, और कस्टमर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको कहेंगे लेंडिंग रेट। तो RBI जितना ही कम रखेगा अपना रेपो रेट, बैंक का लेंडिंग रेट उतना ही कम होने के चांसेस हैं। बैंक का लेंडिंग रेट जितना ही कम होगा, कस्टमर उतना ही अधिक लोन सैंक्शन कराएंगे, उतना ही अधिक बोरो करेंगे बैंक से। एज अ रिज़ल्ट मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो रेपो रेट के कम होने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने के चांस हैं, और मनी सप्लाई जितनी ही अधिक होगी इन्फ्लेशन उतने ही अधिक होने के चांस है डिमांड पुल। तो इस तरीके से रेपो रेट का कम होना एक इजी मनी पॉलिसी है या एक चीप मनी पॉलिसी है। एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ना हो करके ये कैसी है, एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी है जो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है। इसी तरीके से अगर यही लोन लॉन्ग टर्म के लिए सैंक्शन कराया जाए 90 डेज से अधिक के लिए, उस कंडीशन पे RBI इस पे चार्ज करेगा बैंक रेट। बैंक रेट मोस्टली
0.5% अधिक होगा रेपो रेट से। तो बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई किसी लोन पर चार्ज करता है, जो वो किसी बैंक को प्रोवाइड करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये ऐसा कोई मेजर नहीं है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का, ये एक इमरजेंसी प्रोविज़न है। 2011 के मई से इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें आरबीआई इस बात का प्रॉमिस करता है बैंक को कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर डिमांड करते हैं लिक्विडिटी की, कैश की, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपने डे टू डे लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को मैच कर सकें और आपका ये मिस मैच कवर हो सके। लेकिन क्योंकि आपने प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और आपने इरिस्पॉन्सिबली बिहेव किया, इसलिए आज अचानक से रिक्वायरमेंट पड़ी आपको कैश की, तो आरबीआई उनको पेनलाइज करने के लिए नॉर्मल रेपो रेट से अधिक इंटरेस्ट रेट पर चार्ज करेगा। इट मीन्स एमएसएफ में भी आरबीआई लोन तो सैंक्शन करेगा सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब ओवरनाइट, आज सैंक्शन करके कल वापस ले लेगा। यही काम वो रेपो रेट में भी कर रहा था और रेपो रेट में इसका एक्सटेंशन 7 डेज़ 21 डेज़ तक जा रहा था। लेकिन एमएसएफ में क्या डिफरेंस है कि एमएसएफ में चूँकि बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के लिया गया है, इसलिए हायर इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा और मोस्टली एमएसएफ का जो रेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहता है बैंक रेट से। तो बैंक रेट और एमएसएफ रेट लगभग एक बराबर रहते हैं। तो एमएसएफ का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और जो पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि चाहे ओवरनाइट लोन दे आरबीआई या लॉन्ग टर्म का लोन दे, कोई भी लोन बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के गारंटी रखे हुए प्रोवाइड नहीं करेगा। एमएसएफ में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी लोन रिसीव करने के लिए। ये कुछ चेंजेस हैं, करंट अपडेट हैं कि 27 मार्च 2020 की मीटिंग में रेपो रेट किस तरीके से चेंज किए गए आरबीआई के द्वारा, वो सारी चीज़ें, उनकी समरी आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो एट प्रेजेंट CRR 3% पर है। इसको मेमोराइज़ करना कोई भी कंपल्सन नहीं है, बस जो चेंजेस हुए और उसका क्या इफ़ेक्ट प्रिडिक्ट किया गया है उसके बेस में हमने इसका डिस्कशन किया। यहाँ पर ये मेंशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक हिस्टोरिकल पॉइंट है ये, जहाँ पर इतने अधिक कट किए गए हैं पॉलिसी रेट में और शायद आगे भी ये कभी देखने को ना मिले। तो इस टाइम के लिए CRR 3% है, SLR 18.25%, रेपो रेट 4.40%, रिवर्स रेपो रेट 3.75%, MSF रेट 4.65% एंड सेम बैंक रेट 4.65%। इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, लगातार चेंज होते रहते हैं, हर 2-2 महीने में नई मॉनेटरी पॉलिसी आती है। लेकिन बस ये देखना है कि कितना अधिक इंटरेस्ट रेट कट किए गए आरबीआई के थ्रू और वो कितना अधिक एफर्ट है आरबीआई का कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, जिससे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोसेस आगे बढ़ सकें। तो इतना डिस्कशन, इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लेकर के करंट इवेंट्स को न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे।